हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप के अंदर। तो अभी तक हमने देख लिया था सेल की संरचना और सेल की संरचना के बारे में, सेल की संरचना के प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, और हमने देख लिया था कि सेल की जो बाउंड्री होती है, जो सेल का आवरण होता है, सेल का आवरण ये वाला क्या कहलाएगा? कोशिका भित्ति। बहुत बढ़िया। और अंदर वाला कौन सा कहलाएगा भाई? अंदर वाला एक आवरण होगा पतला सा, जिसको क्या बोलेंगे हम? कोशिका झिल्ली बोलेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट संरचना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं एक बार जल्दी से कि सेल के अंदर जो पानी पाया जाएगा, जो द्रव पाया जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे सभी? साइटोप्लाज्म बोलेंगे, कोशिका द्रव्य बोलेंगे। अब इस कोशिका द्रव्य के अंदर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे ऑर्गन पाए जाते हैं, छोटे छोटे कोशिकांग पाए जाते हैं। और ये कोशिकांग कौन कौन से थे सभी बताएंगे मुझे एक साथ में कि सर यहाँ पर तो कुछ पाए जाते हैं झिल्ली रहित। कैसे पाए जाते हैं? यहाँ पर झिल्ली रहित पाए जाते हैं। और सर झिल्ली रहित एक पाया जाता है जिसका नाम है क्या? राबुडा राइबोसोम। जो भी अपना राइबोसोम होगा वो सर कैसा पाया जाता है? यहाँ पर झिल्ली रहित पाया जाता है। और बाकी पाए जाते हैं सर यहाँ पर एकल झिल्ली वाले। और एकल झिल्ली वाले कौन कौन से पाए जाते हैं? सुनना, तो एकल झिल्ली वाले पाए जाते हैं कौन सा? ER। ER कहने का मतलब क्या हो गया? अंतःपर्दवीय जालिका। कौन सा पाया जाता है? अंतःपर्दवीय जालिका। और कौन सा पाया जाता है सर यहाँ पर? तो एक पाया जाता है अपना कौन सा? गोल्गी बॉडी। क्या पाई जाती है? गोल्गी बॉडी, यानी इसको बोलेंगे हम गोल्जी काय। और लाइसोसोम, लाइसोसोम, ये सारे चीजें पाई जाती हैं। और एक बड़ा सा संरचना पाई जाती है जिसको क्या बोलेंगे अपन? केंद्रक। याद आ रहा होगा आप सभी को। यानी हमने बोला था कि उसका बाप, यानी कोशिका का बाप किसको बोला था हमने? केंद्र को। किसे बोला था हमने? केंद्र को। तो स्टार्ट करते हैं हम आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संरचना। सभी कान को और आंखों को, निगाहों को सभी पूरा खोल के बैठेंगे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन कौन सी संरचना? केंद्रक, यानी जिसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। तो चलते स्टार्ट करते हैं। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। केंद्रक यानी इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको न्यूक्लियस बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर बात करेंगे सबसे पहले कि सर जो केंद्रक होता है, केंद्रक, उसकी खोज किसने की? ये बताओ पहले तो मुझे। तो भाई केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने। सभी याद रखेंगे किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। याद रखना किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो बाबू केंद्रक की खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन। कौन करता है? रॉबर्ट ब्राउन करता है। और ध्यान देना कि सर यहां पर केंद्रक, ध्यान देना कि सर किसी किसी के अंदर तो एक केंद्रक पाया जाता है। बाबू सुनना सुनना, खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अब बात करूंगा एक ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक कितना है मेरा? एक। एक ऐसी कोशिका होती है जिसके अंदर केंद्रक कितने होते हैं? दो। कितने होते हैं भाई यहाँ पर? दो। एक ऐसी कोशिका होती है जिसके अंदर केंद्रक कितने होते हैं भाई? यहाँ पर बहुत सारे। कितने होंगे? बहुत सारे। छोटे छोटे बाबू, छोटे छोटे बच्चों, अरे चुनते जाओ, चुनते जाओ। केंद्रक अगर किसी के अंदर एक है, केंद्रक किसी के अंदर एक है, और ये देखो केंद्र कहने का मतलब क्या हो गया? सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संरचना, सबसे महत्वपूर्ण संरचना, जिसके बिना क्या नहीं होगा? काम नहीं होगा भाई। यहाँ पर वेरी वेरी संरचना ये तो चाहिए। और सर यहाँ पर देखो कोई नटखट बच्चे होते हैं, जो संचल बच्चे होते हैं, वो क्या बोलेंगे? उनके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर मैं क्या इस केंद्र को बाहर निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल बाबू, इस केंद्र को बाहर निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? अरे कोशिका, मेरी जो सेल होगी वो तड़प तड़प के क्या करेगी? मर जाएगी। बात को समझा करो। अरे समझते क्यों नहीं हो? सेल को जैसे मैं इस केंद्र को बाहर निकाल दूंगा, कोशिका कुछ समय बाद में क्या हो जाएगी? तड़प तड़प के मर जाएगी। तो यहां पर हम एक चीज छाती ठोक के कह सकते हैं बाबू कि केंद्र के बिना काम नहीं चलने वाला। यानी सबसे महत्वपूर्ण जो संरचना होगी वो कौन सी होगी? मेरा हमारा क्या होगी? केंद्रक होगी। अब बात करेंगे सर यहां पर एक केंद्रक पाया जाएगा, ऐसी कोशिका को बोलेंगे हम एक केंद्रकीय कोशिका। एक केंद्रीय कोशिका बोलेंगे। बात में आगे क्या? यानी इसको क्या बोलेंगे अपन? यूनी न्यूक्लिएटेड सेल। क्या बोलेंगे इसको? यूनी न्यूक्लिएटेड सेल।
और सर ऐसे एग्जाम्पल कौन जो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं? तो हम सभी कैसे होते हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। हमारी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक कितना होता है बाबू? एक केंद्रक होता है। और जिसके अंदर दो केंद्रक होते हैं उसको क्या बोलेंगे भाई? द्विकेंद्रकीय कोशिका। क्या बोलेंगे? द्विकेंद्रकीय केंद्रीय कोशिका। द्विकेंद्रकीय कोशिका मतलब क्या हो गया सर? इसमें केंद्रक कितने? दो। इसमें केंद्रक कितने होते हैं? दो। और सर जिसके अंदर बहुत सारे केंद्रक होते हैं इसको क्या बोलेंगे? बहुकेंद्रीय कोशिका। क्या बोलेंगे इसको? बहुकेंद्रकीय कोशिका बोलेंगे। तो बात समझ में आ जाती है बाबू कि जिसके अंदर केंद्रक होता है एक, क्या बोलेंगे इसको? एक केंद्रकीय कोशिका। जिसके अंदर केंद्रक होते हैं दो, क्या बोलेंगे इसको? हाँ बहुत बढ़िया, द्विकेंद्रकीय कोशिका। जिसके अंदर केंद्रक होते हैं बहुत सारे, क्या बोलेंगे जिसको? बहुकेंद्रकीय कोशिका बोलेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, चलते हैं आगे कि सर ये तो बात की, लेकिन क्या कोई ऐसी कोई सेल होती है जिसके अंदर केंद्रक होता ही नहीं है? जिसके अंदर केंद्रक होता ही नहीं है? बिल्कुल होती है बाबू। बात करेंगे आगे, चलते हैं। ये देखो छोटी छोटी चीजें लिख दो। अब बात करेंगे आगे कि सर केंद्रक क्या सभी में उपस्थित होता है? क्या केंद्रक उपस्थित सब में होगा क्या? यानी केंद्रक सब में प्रेजेंट होगा क्या? बिल्कुल बाबू, जरूरी नहीं है। किसी किसी के अंदर केंद्रक नहीं होगा। ठीक है, तो कौन है केंद्रक उपस्थित? किस में होगा? तो केंद्रक किस में उपस्थित होगा? तो मानव की जो कोशिका होगी, मानव की कोशिका होगी उसमें होगा। पौधों की जो कोशिका होगी, जो प्लांट की कोशिका होगी, सब में होगा। कहने का मतलब ये केंद्रक सभी में होगा, सिवाय देखो सभी में होगा लेकिन कुछ कुछ के अंदर नहीं होगा। तो हम इस सभी को क्यों लिखें? बस इतना ही देखें कि केंद्रक किस में नहीं होगा वो बता दो। अब वो हो गए तो बाकी वाले तो सारे हो गए जिसमें केंद्रक होता है। देखो सुनो, अब हम बात करेंगे केंद्रक किसमें नहीं होता, यानी केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है ना बाबू? बिल्कुल एकदम आराम आराम से समझना। यानी न्यूक्लियस एब्सेंट इन, न्यूक्लियस एब्सेंट इन, केंद्रक किसमें नहीं होगा वो समझे। तो केंद्रक किसमें नहीं होगा? तो सर जो मानव होते हैं ना, मानव यानी जो आदमी होते हैं ना, इंसान, और इंसान की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। ध्यान देना, इंसान की जो परिपक्व जो मैच्योर आरबी होती है, आरबीसी होती है, उसमें केंद्रक नहीं होगा। सर हमारा तो दिमाग खराब हो गया कि आरबीसी क्या होती है ये तो बताओ। तो आपने बाबू खून का नाम तो सुना होगा, आपने रक्त का नाम तो सुना होगा, ब्लड का नाम सुना होगा। देखो हमारे चोट लगती है, खून निकलता है बाहर, है ना? तो खून निकलेगा, उस खून के अंदर सेल पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है। उसमें से जो सेल होती है, जो कोशिकाएं होती हैं, उसमें से एक कोशिका होती है कौन सी? आरबीसी। कौन सी होगी? आरबीसी। उस आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता। अब चंचल बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर केंद्रक नहीं है, ये फिर कैसे जिंदा रहती है? तो बाबू आरबीसी के अंदर बैठा होता है एक हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन इसके अंदर काम करता है, ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करता है। और समझो कि यहाँ पर होती है सर चालनी नलिका। कौन होती है? चालनी नलिका होती है। और ये चालनी नलिका कहाँ पर होगी? तो ये होती है बाबू पादप में। कहाँ पर होगी? पेड़ पौधों में होगी। एक पाइप पाई जाती है, उस पाइप के अंदर क्या होगा? केंद्रक, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। तो फिर सर ये काम कैसे करती हैं? अरे उसके पास में होती है ना उसकी बहन, उसकी बहन होती है जिसका नाम है सकोशिका, उसका नाम होता है सकोशिका। वो सकोशिका क्या करती है? उसका काम कर लेती है, जो कंपेनियन सेल होती है वो काम कर लेती है। बस आप इतना ही समझो कि मानव की आरबीसी के अंदर और चालनी नलिका के अंदर कभी भी केंद्रक नहीं पाया जाता। बात समझ में आ गई क्या? सर अब की बातें तो ठीक हो गई, अब तो हमें बताओ कि यहां पर जो केंद्रक होगा, केंद्रक दिखने में कैसा होगा? तो समझते हैं केंद्रक की संरचना। किसको समझते हैं भाई? यहां पर केंद्रक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस केंद्रक की संरचना को समझते हैं। तो बाबू देखो केंद्रक होगा वो कैसा होगा? दोहरी झिल्ली वाला होगा, डबल कपड़े वाला होगा। आपको याद आ रहा होगा, याद आ रहा है ना सबको?
कैसा होगा भाई अपना, डबल कपड़े वाला होगा। सर कैसा होगा, डबल कपड़े वाला होगा, है ना। बच्चों को बिल्कुल ये वाला डायग्राम बनाओ, देखो ये वाला, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। कैसा होगा, ये डबल झिल्ली वाला होगा। कैसा होगा, डबल झिल्ली वाला होगा, बात को समझना। ठीक है भाई, इसकी जरूरत नहीं है, अपन खुद ही बना देंगे। कैसा होगा, ये डबल झिल्ली वाला होगा। कैसा होगा, डबल झिल्ली, दोहरी झिल्ली वाला होगा, जिसमें बाबू सुनना, जो बाहर वाली झिल्ली है जिसको बोलते हैं हम बाहरी झिल्ली, क्या बोलेंगे इसको, बाहरी झिल्ली बोलेंगे। और जो अंदर वाली जो झिल्ली होगी, जो मेम्ब्रेन होती है उसके चारों ओर, उसको क्या बोलेंगे हम, आंतरिक झिल्ली। क्या बोलेंगे इसको, आंतरिक झिल्ली कहते हैं। बात में आ गई क्या, आउटर मेम्ब्रेन, और क्या बोलेंगे हम इसको, इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। समझ में आ गई क्या बात, आउटर मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलेंगे हम, इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। अब देखो मजे की बात सुनना, यहां पर क्या होगा, उनके पोर पाए जाएंगे उसके बीच बीच में। यहां पर क्या होगा, यहां पर कुछ छेद पाए जाएंगे, यहां पर कुछ पोर पाए जाएंगे। उनकी झिल्ली के बीच में क्या होगा, यहां पर ये जो झिल्ली होगी, उस झिल्ली के बीच में यहां पर क्या होगा, कुछ रिक्त स्थान पाया जाएगा, कुछ यहां पर दरवाजे पाए जाएंगे। ठीक है, जो दरवाजे पाए जाएंगे इसको क्या बोलेंगे हम, केंद्रक छिद्र बोलेंगे। यहां पर बाबू छेद पाए जाएंगे, छेद, इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, छेद पाए जाएंगे, जिसको क्या बोलेंगे, केंद्रक झिल्ली बोलेंगे, केंद्रक छिद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, यहां पर केंद्रक छिद्र बोलेंगे, यानी क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। बातें समझ में आ गई क्या, क्या बोलेंगे इसको, केंद्रक छिद्र बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। बातें क्लियर। और देखो सुनना, ये न्यूक्लियर पोर होंगे, और देखो सुनना कि सर इसके अंदर जो पानी पानी पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, इसको क्या बोलेंगे हम, तो ध्यान देना, इसको बोलेंगे केंद्रक द्रव्य। क्या बोलेंगे इसको, केंद्रक, केंद्रक द्रव्य। क्या बोलेंगे अपन इसको, केंद्रक द्रव्य बोलेंगे, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। अरे केंद्र की संरचना आपको समझ में आ रही है क्या, केंद्र कैसा होगा, दोहरी झिल्ली वाला होगा, और उसके अंदर बाहर वाली झिल्ली कहलाएगी बाहरी झिल्ली, अंदर वाली कहलाएगी आंतरिक झिल्ली, और उसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे पोर, क्या कहलाएंगे, केंद्रक छिद्र कहलाएंगे। अरे बहुत बढ़िया, है ना। तो अब उसके अंदर जो पानी पानी पाया जाएगा, जो पानी पानी पाया जाएगा, उस पानी पानी को क्या बोलूंगा मैं, केंद्रक द्रव्य। क्या बोलूंगा मैं इसको, केंद्रक द्रव्य बोलूंगा। बात समझ में आ गई क्या। अब देखो सुनना, अब सुनना कि इसके अंदर कुछ पाया जाएगा, इसके अंदर कुछ पाया जाएगा। ध्यान देना बाबू, ध्यान देना, उसके अंदर एक धागा पाया जाएगा। उसके अंदर क्या होगा बाबू, एक धागा पाया जाएगा। इस धागे को बोलूंगा मैं क्रोमेटीन बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं इसको, क्रोमेटीन बोलूंगा। देखो सुनो बाबू, सुनो, क्या बोलूंगा मैं इसको, क्रोमेटीन बोलूंगा, क्रोमेटीन बोलूंगा। क्रोमेटीन यानी क्या हो गया, जब मैं क्रोमेटीन को बाबू खोलता हूं तो इसके अंदर क्या होगा, डीएनए होगा। क्या होगा, डीएनए। उस डीएनए को बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ। क्या बोलेंगे बाबू इसको, आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला हमने, आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ बोला हमने, डीएनए होगा। बात समझ में आ रही है क्या। और ध्यान देना, जो हमारा डीएनए होगा बाबू, उस डीएनए के ऊपर जो छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, तो इस टुकड़ों को बोलते हैं हम जीन। क्या बोलेंगे हम इसको, जीन बोलेंगे। ठीक है, तो डीएनए के ऊपर जो छोटे छोटे खंड पाए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम, जीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, जीन बोलते हैं। अब देखो वापिस सुनो कि जो भी हमारा केंद्रक होगा, उस केंद्र के अंदर क्या होगी, बाहर वाली झिल्लियां होगी, अंदर जो पानी होगा जिसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, यानी क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य बोलेंगे। और उसके अंदर जो धागा होगा, जो धागा होगा, उस धागे को क्या बोलेंगे हम, क्रोमेटीन बोलेंगे बाबू। क्या बोलेंगे, क्रोमेटीन। मैं इसको क्रोमेटीन बोलूं, आप तो ऐसे ही समझो, उसको क्या बोलेंगे, डीएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, डीएनए बोलेंगे। डीएनए जिसको क्या बोलते हैं हम, आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। बाबू ध्यान देना, यही लक्षण आगे जाते हैं।
जो आनुवंशिक पदार्थ होता है ना वही तो आगे जाता है, तभी तो बाप के जैसा ही हमेशा कौन होता है, उसका बेटा, उसके बेटा होगा वो बाप के जैसा होगा, या फिर किसके होगा समान, दादा दादी उसके माँ के समान होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बाबू कौन होता है, यहाँ पर डीएनए होगा। कौन होगा? डीएनए होगा। वो डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता जाएगा, उसके कारण ही अपना जो समान होते हैं लक्षण उसके बाप के समान या फिर उसके दादा दादी के समान। बात में आगे क्या? अब बात करता हूं मैं यहां पर कि सर अभी बताया हमने डीएनए, डीएनए बताइए कैसा होता है, तो सुन लो बाबू, ये हो गया हमारा डीएनए। कौन हो गया? डीएनए। बड़ा खूबसूरत होता है डीएनए। उस डीएनए के अंदर सर इस डीएनए का पूरा नाम बता दो। डीएनए, डीएनए का पूरा नाम क्या हो गया बाबू? डीऑक्सी, डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक, राइबोन्यूक्लिक अम्ल क्या होगा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका नाम क्या हो गया भाई? डीएनए का नाम हो गया। यानी क्या हो गया अपना? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या बोलेंगे? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलेंगे इसको, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल बोलेंगे। डीएनए का पूरा नाम हो गया। अब देखो सुनो, इस डीएनए के ऊपर देखो क्या हुआ, बहुत सारे छोटे 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 खंड पाए गए, बहुत सारे छोटे छोटे खंड पाए गए। उस खंड को क्या बोलूंगा मैं? जीन बोलूंगा। क्या बोलूंगा बाबू यहां पर? जीन बोलूंगा। देखो ये सारा काम किसके अंदर चल रहा है? केंद्र के अंदर। किसमें चल रहा है? केंद्र के अंदर ही बातें चल रही है सारी। इस डीएनए की जीन को क्या बोलूंगा मैं? इसको जीन बोलूंगा। और जो अपने लक्षण होते हैं ना, जो बाप के जैसा उसका बेटा बना, तो ये सारे लक्षण कहां पर होंगे? तो लक्षण बाबू कहां पर होंगे? जीन पे होंगे। कहां पर होंगे? जीन पे होंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं डीएनए के खंड को, डीएनए के खंड को जीन कहते हैं। क्या बोलेंगे बाबू? इसको जीन कहते हैं। ठीक है, डीएनए के खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और जो लक्षण होंगे ना, लक्षण, ठीक है, देखो किसी का अगर कोई बाप की आंखें कैसी है, अगर भूरी है, तो उसके बच्चे की आंखें कैसी हो जाएगी? भूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये लक्षण कहां से आए? तो ये लक्षण आते हैं डीएनए के ऊपर सर, जो एक टुकड़े पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम जीन बोलते हैं। और इस जीन से क्या है? लक्षण आगे आगे ट्रांसफर हुए, वो जीन ट्रांसफर हुए, जिसके कारण क्या हो गए? हमेशा लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाते रहते हैं। ये सर तो बातें ठीक थी। अब हमें केंद्र का काम बताओ, केंद्र का काम क्या होता है? अगर केंद्र का नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? सेल तड़प तड़प के मर जाएगी। अब केंद्र का काम क्या हो गया ये बताओ। तो देखते हैं केंद्र का कार्य। केंद्र का कार्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। न्यूक्लियस का काम क्या हो गया? केंद्र का काम क्या हो गया? तो सुनो बाबू, केंद्र का काम क्या हो गया? कोशिका के अंदर क्या करना? नियंत्रण करना, कोशिका पर नियंत्रण करना। यानी सेल को क्या करना? कंट्रोल के अंदर रखना, सेल को कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में करना। कैसे? यानी क्या हो गया बाबू? सेल के अंदर क्या बनता होता है? डीएनए। हमने देखा सेल के अंदर क्या होता है? डीएनए। कैसे? ये कैसे नियंत्रण रखेगा ये सुनो। पहला काम क्या हो गया? कोशिका पर क्या करना? नियंत्रण रखना। यानी क्या हो गया? हमारे कोशिका के अंदर क्या होता है? डीएनए। वो डीएनए बाबू किस में बदलता है? आरएनए में। किस में बदलता है? वो आरएनए में बदलता है। और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। सेल के अंदर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और याद आ रहा होगा आपको कि जो राबुड़ा था, जो राइबोसोम था, वो क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो क्या बना है? प्रोटीन। और प्रोटीन से क्या बनता है भाई? यहां पर एंजाइम बनते हैं। कौन बनते हैं? यहां पर एंजाइम बनते हैं। तो इन एंजाइमों की वजह से क्या होगा? सेल के ऊपर क्या रहेगा? नियंत्रण रहेगा। क्योंकि एंजाइम ही तो काम करते हैं सेल के अंदर, कोशिका के अंदर। तो कोशिका पर जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है? न्यूक्लियस करेगा, केंद्र करेगा। अब सुनो, दूसरा काम क्या हो गया? कोशिका विभाजन में सहायक, कोशिका विभाजन में सहायक। सर कोशिका विभाजन का मतलब क्या होगा? एक कोशिका है,
एक कोशिका से अगर हमें दो कोशिका बनानी है, जिसको क्या बोलेंगे हम, कोशिका विभाजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको, कोशिका विभाजन बोलेंगे। एक सेल से दो सेल बनानी है, जिसको क्या बोलते हैं हम, कोशिका विभाजन बोलते हैं। तो ये किस में सहायक होता है, अपना कोशिका विभाजन में सहायक होता है। और सर एक बात ये हो सकती है कि यह आनुवांशिक पदार्थ को रखता है, आनुवांशिक पदार्थ को रखने में। अरे भाई हमने बताया, अभी बताया था कि जो आनुवांशिक पदार्थ होगा डीएनए या आरएनए, वो कहां पर होगा, न्यूक्लियस में होगा। कहां पर होगा, न्यूक्लियस में होगा। तो ये क्या करेगा, आनुवांशिक पदार्थ को संग्रहित करने का काम करेगा, आनुवांशिक पदार्थ को रखने का काम करेगा। बात समझ में आ गई क्या? तो आनुवांशिक पदार्थ को रखने में सहायक होगा। और काम क्या हो गया, तो और काम हो गया सर ये कोशिका में प्रोटीन बनाने में भी सहायक होता है। प्रोटीन का निर्माण यही होगा, केंद्र के अंदर ही होता है प्रोटीन का निर्माण। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि क्या होगा यहां पर, कोशिका के वृद्धि में सहायक, कोशिका के वृद्धि में सहायक, वृद्धि में सहायक। कोशिका को अगर ग्रोथ करनी है, बाबू ध्यान देना, कोशिका को अगर ग्रोथ करनी है, वृद्धि करनी है, तो उस वृद्धि में सहायक कौन होगा, अपना केंद्रक होगा। क्योंकि कोशिका के अंदर, इस केंद्र के अंदर कौन होगा, डीएनए होगा। डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या होगा, प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन खा के कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। है ना मजेदार बात, समझ में आ गई होगी आपको। तो केंद्र के ये काम होते हैं। जल्दी से पूछता हूं मैं, समझ में आया या नहीं आया, सभी मुझे बताएंगे। तो बताओ, अगर कोई भी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक अगर एक है, तो ऐसी कोशिका को क्या बोलूंगा मैं, यस बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बोलेंगे इसको, एक केंद्रकीय कोशिका। और अगर उसके अंदर केंद्रक दो हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विकेंद्रीय कोशिका। और अगर तीन केंद्रक हो या बहुत सारे केंद्रक हो, तो क्या बोलेंगे अपन इसको, बहुकेंद्रीय कोशिका। बात में आ गई क्या? हाँ, सभी बोलेंगे। केंद्र की खोज किसने की, सर रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की भाई, रॉबर्ट ब्राउन ने हमारे केंद्र की खोज कर ली। हाँ, और पूछो मैं आपको, जो भी केंद्रक होगा, केंद्र के बाहर की साइड में जो आवरण होगा, क्या बोलेंगे अपन इसको, केंद्रक झिल्ली बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। हाँ, केंद्र के अंदर जो पानी होगा उसको क्या बोलेंगे, बहुत बढ़िया, केंद्रक द्रव्य बोलेंगे, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। और उसके अंदर जो धागा पाया जाएगा, डीएनए वगैरह पाया जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे अपन, क्रोमेटिन बोलेंगे। हाँ, डीएनए का पूरा नाम बताओ सभी। तो डीएनए का पूरा नाम क्या हो गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गई आपको सारी चीजें। अगले वाले भाग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।